रब्बी शहली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटा लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो हमने शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बारे में आपको नहीं बताया था, तो आज हम डिस्कस करते हैं शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन को हम डिस्कस करते हैं। बेटा याद रखो बेटा, shear force, for example we have a cube just like this one, and this is a cube, this one is a cube having A, B, C, D. Raise your hand beta शाबाश if you are listening me शाबाश। ओके जनाब, हमने यहाँ पे ये जो ABCD सरफेस है, यहाँ पे हमने एक फोर्स को अप्लाई किया F बेटा। ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कहते हैं शेयर फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? शेयर फोर्स। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज व्हाट शाबाश, to change the size or shape beta. Sorry, to change the size, to change the shape beta, not size, is known as shear force. It is also called tangential force. Also called tangential force. This force is also called tangential force beta. ये फोर्स अगर आप देखें बेटा, इस पे फोर्स लगाने के बाद सिचुएशन कुछ यूं हो जाएगा कि ये वाला साइड कल सुनने मॉन लोअर यूर हैंड बेटा शाबाश, ये वाला साइड थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ये वाला, और ये वाला भी आगे आ जाएगा। सो यहां से कुछ ऐसे बन जाएगा बेटा, ये मैं डार्ट से शो करता हूं। सो कहने का मेरा मतलब ये है बेटा कि जब आपने शेयर फोर्स इसके ऊपर लगा दिया, तो शेयर फोर्स लगाने से ये थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा बेटा, ये आगे की तरफ गया। ये यहां पे कुछ ना कुछ क्या बनाता है? एंगल बनाता है बेटा। इसको हम कहते हैं y, इसको हम क्या कहते हैं? डेल x हम कहते हैं। ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा। ये जो थीटा होता है या फाई होता है, इसी ही का नाम है शेयर स्ट्रेन बेटा, शेयर स्ट्रेन। तो व्हाट इज शेयर स्ट्रेन? शेयर स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज द एंगल जो कि बनाता है ये साइड किसके साथ बना दे शाबाश, इस परपेंडिकुलर साइड के साथ बनाते हैं। जब आप यहां पे क्या लगाएं शाबाश, वीकेंड से फोर्स लगाएं। सो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेंजेंट थीटा मालूम करना चाहते हैं तो वो बराबर होते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी डेल एक्स बाई क्या होगा शाबाश, वीकेंड से वाई होगा बेटा, इस ट्राइंगल के मुताबिक। लेकिन याद रखो बेटा, यहां पे ये वाला जो डेल एक्स है वो इंतहाई क्या होगा? कम होगा। और अगर वो कम है तो फिर टेंजेंट थीटा और थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, वी कैन से सेम, एंड हेंस वी कैन से कि शेयर स्ट्रेन हमारे साथ किसके बराबर आ जाएगा शाबाश, दैट इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू डेल एक्स बाई क्या होगा शाबाश, वी कैन से वाई होगा। दिस इज कॉल्ड वी कैन से शेयर स्ट्रेन बेटा। इसको हम क्या कहते हैं? शेयर स्ट्रेन हम कहते हैं। सो कल जो आपको मैंने बताया था कि जनाब स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन होगा बेटा। और यहां पे लगेगा कुछ ना कुछ क्या शाबाश, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड जी, एंड दैट इज वी कैन से थीटा, एंड जी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जी इज कॉल्ड व्हाट शाबाश, modulus of, we can say what shabash, rigidity. Modulus of rigidity. Modulus of. What is modulus of rigidity? Modulus of rigidity is nothing but it is the ratio of shear stress to, we can say, shear strain
दिस रेशियो इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बास किताबों में इस शेयर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइड बाय वी कैन से थीटा। दिस इज आल्सो कॉल्ड वी कैन से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। स्ट्रेन हमारे साथ यूनिटलेस है, सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट क्या होगी, शेयर स्ट्रेस के बराबर होगी, विच इज इक्वल टू टाउ, दैट इज न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। ये मेरे साथ किसके बराबर है, शेयर स्ट्रेन के बराबर है। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से मुराद है सख्तपन बेटा। सो यूजुअली इसको हम स्प्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जनाब वी कैन से थीटा से मुराद है 1 रेडियन, और 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। 57.3 डिग्री घुमाने के लिए जितना स्ट्रेस चाहिए, जितना टार्क चाहिए, उसी ही को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम कहते हैं बेटा। ये कल में के हमारे उसमें थोड़ा सा रह गया था, तो आज मैंने आपको डिफाइन किया कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है बेटा। अब हम आते हैं बेटा, हमारे साथ एक कर्व है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेटा। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व फॉर what शाबाश, that is equal to ductile material, ductile material, न कि ब्रेटल। ब्रेटल वो होता है जो क्लक करके टूट जाता है, डक्टाइल वो होता है जिसको आप खींच सकते हो बेटा। बेटा हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक मशीन हुआ करता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बेटा। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या यूटीएम, ये हमारे साथ किसी स्टील रॉड जिसको हम उर्दू में सरिया कहते हैं, इसकी वो स्ट्रेंथ मालूम करता है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्टील रॉड। सो स्टील रॉड का जो स्ट्रेंथ होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे साथ एक रॉड है और इस रॉड पर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया। सो ये जो रॉड होगा वो कुछ वक्त तक तो ये बर्दाश्त करेगा जब तक ये फोर्स इस रॉड के इलास्टिक लिमिट के अंदर है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि रॉड बीच में से क्या हो जाएगा, इस तरह से इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, कमजोर होता जाएगा। अगर आप फोर्स और लगाएंगे तो ये ज्यादा अंडर स्ट्रेस हो जाएगा और फाइनली ये क्या हो जाएगा, इस तरह कड़क करके टूट जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट से पहले जो स्ट्रेस ये बर्दाश्त करता है, इसको हम कहते हैं यूटीएस, यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बेटा, हम इसको कहते हैं। ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है, here is we can say what शाबाश stress and here is we can say normal strain and normal stress। शुरू में बेटा ये ग्राफ हमारे साथ क्या होगा शाबाश, we can say स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, और इसको हम कहते हैं 0, इसको हम कहते हैं a बेटा। और याद रखो बेटा, ये जो a होता है इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है बेटा। प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों है कि इनकी यहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कौन सा रिलेशन है, प्रोपोर्शनलिटी है बेटा। इसके बाद अगर आपने इसको मजीद खींचा, स्ट्रेन इसमें आ गया, तो स्ट्रेस थोड़ा सा ये ग्राफ इस तरह जाएगा बेटा, ये इसको हम कहते हैं बी बेटा। ये बी जो हमारे साथ होता है इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। याद रखो बेटा, यहां से यहां तक ये हुक को क्या करते हैं शाबाश, वीकेंड से ओबे करता है। समझ में बात आ रही है? यहां से लेकर यहां तक ये हुकला को ओबे नहीं करता है, याद रखो। लेकिन स्टिल हमारे साथ क्या है शाबाश, अगर आप इस पॉइंट पर इस बॉडी को छोड़े, इस
इस मटेरियल को छोड़े, स्टील रॉड को छोड़े, तो वो दोबारा अपनी जगह पे क्या आएगा, आ सकता है। अभी तक हमारे साथ इलास्टिसिटी क्या है शाबाश, वो ये मेरे साथ क्या है, टेम्परेरी है, यानी परमानेंट तो नहीं है बेटा। इसी वजह से इधर से लेकर इधर तक ये जो जोन होता है ना, जोन, इसको बेटा हम कहते हैं इलास्टिक जोन, इलास्टिक जोन, या इसको हम कहते हैं टेम्पररी डिफॉर्मेशन बेटा। इलास्टिक जोन कौन सा जोन होता है, इट इज दैट जोन वेयर डिफॉर्मेशन इज अ टेम्पररी बेटा। लेकिन याद रखो एंटिटीज के लिए बेटा, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट तक जो रीजन होता है उसमें हुक्ला ओबे नहीं होता है बेटा, याद रखो। और बेटा यहां से एरिया अंडरग्राउंड, ये जो हम यहां पे ऐसे लिखते हैं बेटा, जो मैंने शेयर किया, जहां तक हुक्ला ओबे होता है, इसको बेटा हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बेटा, मॉडुलस ऑफ वैकेंसी रेजिलेंस बेटा। ये क्या है शाबाश, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिप्रेजेंट, तो एरिया हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बेटा, मॉडुलस ऑफ वैकेंसी रेजिलेंस। लेकिन ये हमारे कोर्स में खैर नहीं है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी स्टोर अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट बेटा, प्रोपोर्शनल लिमिट तक जितनी एनर्जी स्टोर होती है, इस एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे, बस यहां से स्ट्रेन निकालो बेटा, और यहां से वैकेंसी जो स्ट्रेस की वैल्यू है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज कॉल्ड रेजिलेंस। ऐसे करे बेटा कि स्ट्रेन मजीद बढ़ा ले, अगर आप क्या करें शाबाश, वैकेंसी स्ट्रेन मजीद क्या करे शाबाश, वैकेंसी बढ़ा ले। स्ट्रेन अगर आपने मजीद बढ़ा लिया तो फिर होगा क्या शाबाश, अभी इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे साथ क्या होगा शाबाश, दैट इज इक्वल टू वैकेंसी, थोड़ा सा और आप बढ़ाए, इसको फिर हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, सी को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट बेटा। कौन सा पॉइंट, यील्ड पॉइंट। क्योंकि इसके बाद अब क्या पैदा होगा शाबाश, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा, मतलब मजीद अगर स्ट्रेन होंगे ना तो वो इतना स्ट्रेस नहीं होगा। क्या मतलब है इसका, दादी मतलब दादी विषय का ना, कि फॉर एग्जांपल ता यो द स्टील रॉड जैसा को रहा देखा गो, अभी परफॉर्मेशन आ गया, बस इलास्टिक लिमिट के बाद जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट है। लेकिन एक खास पॉइंट तक अगर आप इसको खींचेंगे, इसके बाद अगर आपने मजीद उसको खींच दिया तो होगा क्या शाबाश, होगा ये बेटा कि स्ट्रेस, ये इसको हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। कौन सा, अपर यील्ड पॉइंट हो। और ये क्या हो जाएंगे, इसके बाद अगर आप खींचेंगे ये ऐसे आ जाएंगे, ऐसे इधर से लेकर इधर तक इतना स्ट्रेन आ गया। कितना आ गया स्ट्रेन, मतलब वो बीच में से कमजोर हो गया, बीच में से क्या हो गया, कमजोर हो गया। और ये जो हमारे साथ है, ये जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम और अल्टीमेट, इसको हम कहते हैं यूटीएस, मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर आप और भी इसको खींचेंगे तो फिर इसने टूट जाना है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट हम कहते हैं। विच पॉइंट हम कहते हैं शाबाश, फ्रैक्चर पॉइंट हम कहते हैं, दिस कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट बेटा। सो बेटा इधर से लेकर इधर तक, ये मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद जो जोन होता है, इसको हम कौन सी जोन कहते हैं शाबाश, प्लास्टिक जोन हम कहते हैं। इलास्टिक लिमिट के बाद प्रोपोर्शनली, याद रखो इलास्टिक लिमिट के बाद प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं, इलास्टिक लिमिट के बाद जो जोन होता है दैट इज कॉल्ड वैकेंसी प्रोपोर्शनल, वैकेंसी वर्ड शाबाश, दैट इज प्लास्टिक जोन इसको हम कहते हैं। और यहां पे वैकेंसी हमारे साथ क्या होगा शाबाश, दैट इज मैक्सिमम एनर्जी ने क्या होना है, दैट इज सॉरी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ने आना है, दैट इज डिफॉर्मेशन विल बी व्हाट शाबाश, वैकेंसी परमानेंट। सो वैकेंसी बेटा कि हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ होता ही है बेटा कि जो डक्टाइल होता है उसका अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट क्या होते हैं, वो दूर होता है, और जो ब्रेटल होता है इसका अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट क्या होता है, वैकेंसी करीब होता है। सो इस करो को हम स्ट्रेस स्ट्रेन करो कहते हैं, जो हमें असल में किसी जो सॉलिड्स होता है, जो डक्टाइल सॉलिड होता है, इसके हमें बिहेवियर शो करता है कि यार किसकी हमारे साथ स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वगैरह वगैरह।
दिस इज कॉल्ड वैकेंसी स्टैंड करो। और इसी ही के साथ बेटा हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अभी हम बेटा डिस्कस करते हैं वैकेंसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बाज सॉलिड्स हमारे साथ मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, बाज नहीं करते हैं। वैसे इस प्रॉपर्टीज के मुताबिक सॉलिड्स को हमने तीन में तकसीम किया है। एक हमारे साथ होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरा हमारे साथ होती हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तीसरा हमारे साथ होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिको सब्सटेंस, डाया एंड फेरोमैग्नेटिको सब्सटेंसेस। तेरह का मतलब होता है, याद रखो बेटा, हमारे साथ अगर कोई एटम्स हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन दो किस्म के मोशन करता है, स्पिन भी करता है और साथ में ये रिवॉल्व भी होता है। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। जिस सब्सटेंस में ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट करता है, उस सब्सटेंस का नाम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बोथ फील्ड विल सपोर्ट ईच अदर बेटा, बोथ फील्ड विल सपोर्ट ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर। दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। डायामैग्नेटिक में वी कैन से विल अपोज ईच अदर बेटा, विल अपोज, विल अपोज। और यहां पे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरा बेटा, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यहां पे जो एटम है इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक एटम्स, यहां पे जो एटम है इसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक एटम्स, यहां पे जो एटम्स होते हैं इसको हम कहते हैं डोमेन्स। मैं आपको कंसेप्ट देना चाहूंगा बेटा। हम कहते हैं कि लोहा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा। आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एरो। इस तरह कोबाल्ट और निकल हैं, वो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं। सो फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हम आयरन का एक पीस तस्वर करें, आयरन का हम एक पीस इस तरह तस्वर करते हैं, आयरन का एक पीस है, आयरन का ये पीस एक्सट्रीम फॉर्म है किसका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। बेटा ये फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मेरे साथ एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। यहां पे एटम्स इस तरफ बिखरे पड़े हैं बेटा, ये एटम्स दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा बेटा। तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मैग्नेट बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मैग्नेट बेटा। हम कहते हैं कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो एटम्स होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक एटम्स होते हैं, वो एक मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होते हैं, यानी ये एक टिनी मैग्नेट्स के तौर पर बिहेव करता है। ये मेरे साथ एक पैरामैग्नेटिक एटम्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इसका ये वाला जगह क्या होगा, नॉर्थ होगा, और ये वाला जगह क्या होगा, वैकेंसी साउथ होगा। ये वाले जगह नॉर्थ और ये वाले जगह साउथ होगा। अब अगर आयरन में हम देखें तो आयरन में जो पैरामैग्नेटिक एटम्स होते हैं वो बाज ऐसे पड़े होते हैं बेटा। यहां पे सारे के सारे एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, याद रखो। जहां पे बहुत सारे पैरामैग्नेटिक एटम सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है अंदर तो सपोर्ट करेगा, लेकिन यहां पे एक एटम दूसरे एटम को सपोर्ट नहीं करता है, आयरन के अंदर करेगा। इसी ही का नाम है डोमेन। इसी ही का नाम क्या है, डोमेन। डोमेन असल में ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक एटम्स होते हैं। ग्रुप ऑफ व्हाट शाबाश, पैरामैग्नेटिक एटम्स। ग्रुप ऑफ पैरामैग्नेटिको एटम्स whose magnetic field can support each other, whose magnetic field
can support each other. That group of paramagnetic system is called domains. ये सारे इधर से बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। ये अब इन सारी इसको हम फिर एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो फाइनली आयरन को फिर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं ये डोमेन है। ये क्या है, इस एक लाइन के अंदर बहुत सारे पैरामैग्नेटिक एटम्स हैं और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन लोहे के अंदर जो सारे डोमेन्स हैं वो क्या होते हैं शाबाश, रेंडमली अरेंज होते हैं। किस तरह अरेंज होते हैं, रेंडमली अरेंज होते हैं। इसी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना बनेगा शाबाश, 0 बनेगा। लेकिन अगर आप बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लेके आएंगे तो वो रिस्पांस देगा। रिस्पांस क्यों देगा, क्योंकि इन डोमेन्स ने अपने आप को क्या करना है, अरेंज करना है। सो फॉर एग्जांपल हमारे साथ आयरन का एक पीस है ऐसे, यहां पे सारे डोमेन्स ऐसे पड़े हैं, रेंडमली अरेंज हैं। ये यहां से हम एक मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आते हैं। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, B से रिप्रेजेंट करेंगे। सो बेटा B इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस मैग्नेट, और यहां पे लगेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट, एंड द कांस्टेंट इन दिस केस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू वी कैन से H। ये म्यू नॉट एंड H। So in conclusion we can say that the magnetic field's induction or magnetic flux density is directly proportional to the magnetic flux intensity. ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बेटा। एंड फाइनली क्या होगा शाबाश, वी कैन से ये अरेंज हो जाएंगे। ये जो कंसेप्ट है जहां पे कौन लेग करता है, द लेगिंग ऑफ बी बिहाइंड H is called hysteresis. Is called what shabash, hysteresis. Hysteresis, the word hysteresis, लफ्ज hysteresis का मतलब ये है कि B H के पीछे पीछे जाएंगे, जहां पे H0, B भी 0, B 0, H मैक्सिमम B। दिस इज कॉल्ड hysteresis। सो ये कब होगा, ये तब होगा जब आप इस मैग्नेट को यू लेके आएंगे, यहां पे ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा शाबाश, वी कैन से मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर यू लेके जाएंगे, ये क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। वी कैन से बेटा इसको हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। सो हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, और ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन बी विल लैग बिहाइंड H। बी विल व्हाट शाबाश, लैग बिहाइंड H। This is called magnetic hysteresis. This is called what shabash, magnetic hysteresis. During the magnetization and demagnetization of the ferromagnetic substance, B will always lag behind H. This phenomena is known as hysteresis. बेटा इस phenomena को हम क्या कहते हैं, hysteresis हम कहते हैं। So जो hysteresis की अगर हम बात करें, इसका पूरा नाम है magnetic hysteresis। Magnetic hysteresis, magnetico hysteresis। What is magnetic hysteresis? The lagging of B behind H during the magnetization and demagnetization। केस नंबर 1 में यहां पे आप जरा आई नीड योर अटेंशन बेटा। केस नंबर 1 ये है कि हमारे साथ कुछ आयरन है, बल्कि व्हाई नॉट मैं थोड़ा सा प्रॉपर बनाऊंगा ताकि अच्छा लगे। ये मेरे साथ एक आयरन है जहां पे सारे डोमेन्स इस तरह रैंडमली अरेंज हैं, यानी बिखरे पड़े हैं ऐसे। केस नंबर 1 में मैं एक मैग्नेट को यहां से यहां तक लेके आना चाहता हूं बेटा। सो व्हाट विल हैपन फाइनली, अगर ये बिल्कुल इफ दे टच ईच अदर, फाइनली सारे डोमेन्स अरेंज हो जाएंगे।
चूंकि मैंने बताया ना कि ये इसका नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ, तो ये मैग्नेट कुछ यूं अरेंज हो जाएंगे, बस ऐसे अरेंज हो जाएंगे ऐसे। अगर हम इसकी ग्राफिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, आई एम सॉरी, यहां पे चले, अगर हम यहां पे ग्राफिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, सो दिस वन इज H, दिस वन इज B, तो यहां से H0 था B0 है, H बढ़ाने से B भी बढ़ जाएगा एंड फाइनली सारे के सारे डोमेन अरेंज हो गए। ये जो रीजन है ना पॉइंट A, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। विच पॉइंट? सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन हम कहते हैं कि लो 100% मैग्नेटाइज हो गया। सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है बियॉन्ड FUH इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल रिमेन द सेम। ये केस नंबर 1 है, सैचुरेशन पॉइंट, सारे के सारे डोमेन अरेंज हो गए। केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है कि अब इसको दोबारा पीछे लेके जाएंगे। जब लेके जाएंगे ना, तो ये जो लोहा है ना आयरन, जब आप इसको लेके जाएंगे ना, तो स्टिल इसमें कुछ ना कुछ डोमेन क्या होंगे शाबाश, अरेंज होंगे, बाकी डोमेन क्या होंगे, डिसअरेंज हो जाएंगे, रैंडमली अरेंज होंगे। यहां तक तुमने दोबारा लेके आए बेटा, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। पहले लेके आए थे, अभी दोबारा लेके गया आपने। जब दोबारा लेके आप जा रहे थे तो आप H को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, तो B भी आपके साथ कम हो रहा था। लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने देखा कि हमने जिस पॉइंट से, पॉइंट A से फॉर एग्जांपल हमने मैग्नेट लेके आया था, अगर हम दोबारा पॉइंट A पे लेके गया, इसका B 0 के बराबर नहीं था। इसका मतलब ये है कि एक मर्तबा शुरू में तो यहाँ पे B 0 था, लेकिन एक मर्तबा डोमेन पूरा का पूरा अरेंज हो गई, फिर अगर आप मैग्नेट को दोबारा B लेके जाएंगे, B 0 के बराबर नहीं होगा। दिस मीन्स कि B दोबारा ऑरिजिन पे आएगा नहीं, ऑरिजिन पे नहीं आएगा, इसका मतलब ये दूसरे रास्ते पे आएगा और ये इसी रास्ते पे आ जाएगी। ये इस रास्ते पे आएगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं रेजिडुअल पॉइंट। विच पॉइंट? रेजिडुअल पॉइंट, या इसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। बेटा किताब में लिखा है रेजिडुअल पॉइंट। ये वो पॉइंट है जो रेजाइड हो गया, रह गया बेटा। What is a residual point? It is that point where H is equal to 0 but B is not equal to 0. Because iron will have some, we can say, arranged domain better. Arranged domain better. This means once the iron is magnetized, it will not be fully demagnetized. There will be some domain which will be in a sequence. Case number 3 में बेटा, case number 3. अब ऐसा करो बेटा, ये मेरे साथ इस सिचुएशन को मद्देनजर रखो, ये जहां पे कुछ ना कुछ डोमेन क्या है, अरेंज है, शाबाश या अल्लाह खैर, और बाकी क्या है, रैंडमली अरेंज। अब इस मैग्नेट को आप उल्टा करें, अब साउथ को लेके आ जाओ, शाबाश साउथ को। जब हमने जैसे ही हमने स्टार्ट किया, पहले इस डोमेन ने यू टर्न लेना है, ऐसे टर्न हो जाएंगे क्योंकि नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा साउथ। जिस वक्त सारे के सारे डोमेन टर्न हो जाएंगे, उसी वक्त ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा जिस तरह इनिशियल हालत में था, यानी ये ऐसे आ जाएगा बेटा, ये ऐसे आ जाएगा। यानी हम मैग्नेट को बढ़ाते हैं, अगर इसको हमने प्लस H का नाम दिया है तो इसको मैंने माइनस H का नाम दिया। ऑरिजिन से मैं क्या करता हूँ, शाबाश, ऑरिजिन से मैं H को बढ़ाता हूँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अभी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शाबाश, डोमेन डिसअरेंज हो जाएंगे। इस पॉइंट को हम कहते हैं कोरेसिव पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोरेसिव पॉइंट। विच पॉइंट? कोरेसिव पॉइंट, यानी हमने जबरी तरीके से 0 बना दिया। कोरेसिव पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारे साथ वी कैन से H इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन B हमारे साथ 0 के बराबर होता है। यहाँ पे B कितना होगा, शाबाश, B शुड बी इक्वल टू वी कैन से 0 बेटा। अब मजीद इसको करीब लेके आ जाओ, बिल्कुल इधर लेके आ जाओ, ताकि ये बिल्कुल इसको इस तरह टच करे बेटा। जब हम मजीद लेके आएंगे, ये दोबारा अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अभी सारे के सारे डोमेन इस तरह अरेंज हो जाएंगे बेटा, ऐसे ऐसे अरेंज हो, जिस तरह यहाँ पे ऐसे था एरो डायरेक्शन, अभी ये दूसरे में ऐसा होगा बेटा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ, किनके नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वंस अगेन लोहा क्या हो जाएगा, शाबाश, मैग्नेटाइज हो जाएगा।
क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर दोबारा आप पीछे लेके जाओ बेटा, इसको दोबारा पीछे लेके जाएंगे तो डोमेन डिसअरेंज हो जाएंगे, लेकिन सारे डोमेन डिसअरेंज नहीं होंगे। ये कौन सा स्टेप था बेटा, दिस वाज स्टेप नंबर 1। फिर हम दोबारा लेके गए, फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके आए बेटा, फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा लेके गए बेटा। अभी हम इसको दोबारा नॉर्थ लेके आ चाहते हैं बेटा, फिर दोबारा हम यहाँ पे क्या लाएंगे, नॉर्थ और साउथ फिर लाना चाहते हैं। तो लाना चाहते हैं तो पहले ये डोमेन को डिसअरेंज करेगा, फिर मैग्नेट को बढ़ाएगा और इस तरह हमारे साथ एक लूप बन जाएगा। ये जो लूप होता है ना बेटा, इस लूप को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप बेटा, हिस्टैरिसीस लूप बेटा, हिस्टैरिसीस लूप। व्हाट इज हिस्टैरिसीस लूप? इट इज दैट लूप व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन B and H during the magnetization and demagnetization of the substance बेटा। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जो लूप बनता है, इस लूप को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप हम कहते हैं। इस लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। समझ में बात आ रही है? द लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। सो हिस्टैरिसीस लूप हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। शाबाश, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप वो असल में एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। किसको लॉस करता है? एनर्जी लॉस। और इस लॉस को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। इस लॉस को हम क्या कहते हैं शाबाश, हिस्टैरिसीस लॉसेस। द लॉसेस आर कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉसेस। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज इक्वल टू एनर्जी लॉस व्हिच इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉसेस। So what is hysteresis losses? During the magnetization and demagnetization of a substance, some energy will be lost, which is equal to hysteresis losses. And this will be equal to area of, we can see, the loop. Area of the loop हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हमने इंटीग्रेट करना है। This is not our job. सिर्फ आप इतना याद रखो कि एरिया हमारे साथ किसका, ये एरिया को फिर हमने कैलकुलेट कैसे करना है बेटा, कितना एरिया ये होगा, ये फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इतना याद रखो कि जितना लूप क्या होगा, शाबाश, लूप थिकर होगा। क्या होगा? थिकर होगा। उतना हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होंगे? मोर हिस्टैरिसीस लॉसेस। मोर व्हाट शाबाश? हिस्टैरिसीस लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस। और बेटा जितना लूप क्या होता है शाबाश, वी कैन से थिनर होता है बेटा, इतना वो होंगे वी कैन से लेस हिस्टैरिसीस लॉसेस बेटा, लेस हिस्टैरिसीस लॉसेस। सो अगर आप बेटा ट्रांसफार्मर में देखिए बेटा, ट्रांसफार्मर में हमारे साथ एक नेचुरल फिनोमेना होता है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, पर हमारी मजबूरी है। इसको हम अल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी कैसे, यहाँ पे हम क्या होते हैं, सेकेंडरी होता है, यहाँ पे भी दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी। यहाँ पे हम इसको लोड के अक्रॉस क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है वो ऐसे जाता है बेटा, ऐसे प्लस माइनस प्लस। दिस इज करंट विथ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसका फ्लक्स कैसे होगा शाबाश, यहाँ पे फ्लक्स, यहाँ पे टाइम, सो ऐसे हो गई फ्लक्स भी इसका ऐसे हो। दिस मीन्स बेटा जरा आप इस साइकिल को देखो शाबाश, जहाँ पे करंट बढ़ता है। करंट बढ़ने का मतलब ये है कि आप मैग्नेट को करीब लाते हो, यहाँ पे सारे के सारे डोमेन इस तरह क्या होंगे शाबाश, वीकेंड से अरेंज हो जाएंगे। सारे के सारे डोमेन लोहा के अंदर सारे के सारे डोमेन अरेंज हो। फिर आप मैग्नेट को दूर लेके जाते हो तो ये डिसअरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। फिर अपोजिट डायरेक्शन में ये अब ऐसे बन जाएगी दूसरे सेकंड में ऐसे, फिर वी कैन से अपोजिट। सो जरा देखो ना, इस लोहा के अंदर डोमेन अरेंज डिसअरेंज, अरेंज डिसअरेंज। क्यों? क्योंकि जनाब हमारा करंट अल्टरनेटिंग करंट है, और डीसी करंट पे होता तो फिर इसकी हिस्टैरिसीस लॉसेस जीरो होती। समझ में बात है ना, किनको एक मतलब बस अरेंज हो जाते, डिसअरेंज तो फिर नहीं होते। एक साइकिल में ये यहां तक क्या हो जाते हैं शाबाश, अरेंज। फिर भी कैसे आप दूर लेके जाएंगे, डिसअरेंज, फिर अरेंज, फिर अरेंज, 2 दफा एक साइकिल में। तो ये 100 दफा एक सेकंड में इस तरह अरेंज डिसअरेंज हो जाए। तो ये अरेंज और डिसअरेंज होने से हमारे साथ एनर्जी क्या होगी शाबाश, वी कैन से लॉस्ट होगी। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस हम कहते हैं। सो हिस्टैरिसीस लॉस ट्रांसफार्मर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है। डीसी पे काम नहीं करेगा तो फिर इसमें जो लॉसेस होगी इसको हम कौन सी लॉस कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस। एसी पे मजबूरन इसमें लॉसेस होगी। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि ट्रांसफार्मर में इसमें हमने हाउ टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, हिस्टैरिसीस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर।
इन अ ट्रांसफार्मर। इस लॉसेस को हमने क्या रिड्यूस करें, ये असल में कोर लॉसेस होते हैं, दैट इज कोर लॉसेस। कोर लॉसेस दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एडी करंट लॉसेस, दूसरे को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। आज मैं आपको समझाता हूं हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो फिर आपने ऐसे कोर को लगाना है जिसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो। कम किस में होगा शाबाश, सॉफ्ट में होता है बेटा। किस में होता है, सॉफ्ट। और सॉफ्ट क्या है, आयरन है बेटा, इसलिए ट्रांसफार्मर में हम आयरन को इस्तेमाल करते हैं बेटा। हार्ड कौन सा है शाबाश, हार्ड हमारे साथ कौन सा है, वो हमारे साथ स्टील होता है बेटा। क्या होता है, स्टील। सो बेटा वी कैन से हिस्टैरिसीस लॉसेस कम किस में होगा, जो सॉफ्ट होगा, और ज्यादा किस में होगा, स्टील में। अभी परमानेंट मैग्नेट बेटा, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे बेटा, स्टील इस्तेमाल करेंगे। स्टील हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों, इसके डोमेन मुश्किल से अरेंज हो जाएंगे, लेकिन फिर ये मुश्किल के साथ डिस भी अरेंज हो जाएंगे। लेकिन यहां पे बेटा अगर हम मुश्किल के साथ डोमेन अरेंज करेंगे ट्रांसफार्मर में, तो एक तो ये है कि यहां से भी हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, फिर यहां पे ये डिस अरेंज होने में भी एनर्जी लॉस होगी। तो इसलिए ट्रांसफार्मर में हम कभी भी स्टील नहीं लगाते हैं। जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, ये वाला सिंबल बेटा, ये मैंने बताया था एंटिटीज में आया था कि पैरेलल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कोर किससे बना होगा शाबाश, ये कोर आयरन से बना होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आयरन का जो लूप का जो एरिया है वो क्या होनी चाहिए शाबाश, वीकेंड से थिनर होनी चाहिए बेटा। और जो स्टील होता है वो एरिया क्या होनी चाहिए शाबाश, वीकेंड से थिकर होनी चाहिए बेटा। सो इन कंक्लूजन वीकेंड से बेटा, कि जो हमारे साथ लॉसेस होती हैं वो हमारे साथ हमने कौन सा लगाना है शाबाश, हमने वो लगाना है जिसमें लॉसेस कम होगा। लॉसेस किस में कम होगा, वीकेंड से आयरन में कम होता है बेटा। आप देख ले इसको। मुझे यकीन से बेटा मैं कहता हूं कि इस चैप्टर से इतने ज्यादा एमसीक्यूज आज तक नहीं आया है। बस बाज़ औक़ात सिंपल एमसीक्यूज आएंगे जितना मैंने करवा दिया। इंशाल्लाह आप जिस किताब को उठाए यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह हम